हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पहले ये पढ़ चुके हैं हम कि आप लोगों का फोर्स क्या होता है, उसमें आप लोगों का इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है। तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। वैसे आप लोग पहले से इसको इनके बारे में जानते हैं, बस एक रिवीजन है, ठीक है। बेसिकली ये ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट नियम क्या बोलता है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external unbalanced force applied on it। कहना क्या मीनिंग है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहने वाला है, और अगर ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड में ही मूव करता रहेगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल, कोई बाहर से एन अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कोई जब तक कि इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, ठीक है। देखो रेस्ट पर है, ऑब्वियसली सोचो अगर ये मारकर यहाँ पर रुका हुआ है तो ये रुका हुआ ही रहेगा, ठीक है ना। ये चल थोड़ी सकता है अपने आप से जब तक कि मैं इस पर फोर्स ना लगाऊं। कोई चीज़ आपने देखा होगी कि अपने आप से चल रही है, आपको वो उठानी पड़ती है। अगर आपके रूम में, आपके क्लास में नोटबुक रखी है तो वो वहीं पर ही रहने वाली है, बुक रखी है वो वहीं पर ही रहने वाली है जब तक कि उसे कोई उठाकर कहीं और ना रख दे, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। तो जैसे कि ये रेस्ट पर है, कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है ग्राउंड पर, रेस्ट पर है, तो ये रेस्ट पर ही रहने वाला है। कब तक रहने वाला है? जब तक कि कोई इस पर कोई फोर्स ना लगा दे, ठीक है। लेकिन फोर्स भी कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। अनबैलेंस का मीनिंग क्या हुआ? यानी ये नहीं है कि आपने इधर से भी इससे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो भाई ये नहीं जाने वाला कहीं पर भी। ये बैलेंस फोर्स लग गया, लगा तो इस पर बाहर से फोर्स, लेकिन बैलेंस फोर्स लग गया तो ये मूव नहीं करने वाला, ये यहीं पर ही रहने वाला है, ठीक है। ये कभी नहीं हिलने वाला दुनिया में जब तक इस पर फोर्स ना लगे। अब यूनिफॉर्म स्पीड में, अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड में है, कोई ऑब्जेक्ट के वो स्पीड उसने गेन कर लिया तो वो उसी स्पीड में रहने वाला है जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, या घट भी सकती है, ठीक है। मान लो कि आप लोग, ये चल रहा है, ठीक है, ये आप लोगों की क्या है, कोई भी मोटर कार है, ठीक है, ऐसे करके, और ये चल रही है, कुछ स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ब्लैक से, तो ये इतनी ही रहने वाली है, ठीक है, जब तक कि इस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। लेकिन आप इसे इतना देखो, इसका इंजन इसको लगातार क्या है, कंटिन्यूसली एनर्जी देता रहता है ताकि ये इसी स्पीड पर रहे। क्यों? क्योंकि सड़क पर क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है, सड़क के कारण फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अपोज कर रहा है इसके मोशन को, वो बाहर से लग रहा है, ठीक है। तो ये उसको बैलेंस करने के लिए ये अंदर से इसका इंजन इसको फोर्स लगाता है। अगर ये इसका इंजन इस पर फोर्स लगाना बंद कर देगा तो ये रुक जाएगा, किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ठीक है। जैसे कि आप लोग साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने एक साइकिल चलाई, ये साइकिल है आप लोगों की, ठीक है, ऐसे करके कुछ जैसे भी हो, पता नहीं कैसे होती है साइकिल, मान लो बस यहाँ पर आप बैठोगे, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, ये चल रही है तो चलती रहेगी। आप इसमें पैडल मारना बंद कर दो तब भी चलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करते 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 थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सड़क पर जो टायर लग रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो बाहर से लग रहा है तो उसको अपोज कर रहा है वो। अगर आप इसमें लगातार पैडल मारते रहेंगे तो आप उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, ओवरकम करेंगे तो वो चलती रहेगी, आप लोगों की साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो ये मीनिंग है आप लोगों का न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। मैंने आप लोगों को नोट सेंड करे हैं, आप लोगों ने उसमें देख लेना जो भी मैंने जो भी आप ये डेफिनेशन बोली है ये आप लोगों को लिखने हैं अपने नोट्स में, ठीक है, क्योंकि ये उनमें नहीं है। जैसी मैंने बोली थी बिल्कुल उसको बैक जाकर रिपीट कीजिए, सुनिए उसको ध्यान से, बिल्कुल वैसे कि वैसे एज इट इज़ आप लोगों को लिखनी है,
ठीक है। तो दिस इज़ योर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे अगर आएँ तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, कहना है क्या मीनिंग है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force. The rate of change of momentum, सपोज करो आप लोगों ने क्या किया, ये कोई बॉडी है, ये रुकी हुई है और आपने इसको फोर्स लगाया तो चलना स्टार्ट कर देगी, अभी चल रही है। या एक कंसिडर करो कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट, चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। आपने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया आपने इस पर, आपने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसकी स्पीड को बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड कर दिया। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, पहले इसका मोमेंटम कुछ, मैंने लीनियर मोमेंटम बताया आप लोगों को, इसका मान ले मास कुछ है m, इसका भी m, तो पहले इसकी स्पीड इतनी थी, अब इसका मान लेते हैं 5, इसका 5 kg है वेट, तो 5 kg इसका वेट है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ, इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी 5 इंटू 10 यानी 50। ठीक है, सॉरी kg मीटर पर सेकंड, और इसका कितना हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकंड, इतना हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ये क्या है, ये P है मोमेंटम, मैंने इस पर फोर्स लगाया, पहले इसका मोमेंटम था 50 kg मीटर पर सेकंड, अब बाद में हो गया 100 kg मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन का सेकंड नियम ये बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट विल टेक चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कहने का क्या मीनिंग है, देखो अगर मान लो मैंने इस डायरेक्शन में से फोर्स लगाया और ये चल भी इसी डायरेक्शन में रहा था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्पीड, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, इसके मोमेंटम को बढ़ा देगा। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स को इधर से ना लगाकर इधर से लगाता, ये चल इधर रहा था लेकिन इधर से लगाता, यानी ये इसका अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसकी स्पीड को घटा देगा, यानी इसके मोमेंटम को घटा देगा। तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने से उसका रिजल्ट चेंज हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो चेंज हो रहा है। तो ये बात भी ध्यान से समझनी है अपना कि न्यूटन का सेकंड नियम ये बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा, सॉरी, ठीक है, और कम फोर्स लगाओगे तो कम तेज़ी से चेंज होगा। ज़्यादा फोर्स लगाओगे, अगर आपने इस पर मान लो आपने इस पर पहले 100 न्यूटन फोर्स लगाया था और ये 100 न्यूटन फोर्स लगाया आपने इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम 50 kg मीटर मोमेंटम इतना था और ये चेंज होने पर 20, इसको चेंज होने पर मान लो कितना 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड, सॉरी ज़्यादा मान लेते हैं 4 सेकंड लगे। ये 50 से 100 तो हो गया, लेकिन कितना टाइम लगा इसको, 4 सेकंड लगे इतना होने में। ठीक है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड होने में 4 सेकंड लगे। नाउ अगर आप इस पे 100 न्यूटन ना लगाकर 200 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 200 न्यूटन का, तो ये ही 50 से 100 होने में मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे। क्यों, आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो रेट ऑफ चेंज होने का रेट बढ़ गया, टाइम कम हो गया, तो यानी रेट बढ़ गया। ठीक है, और ज़्यादा जल्दी से चेंज होगा, ज़्यादा जल्दी से। अब सोचो, ये आप समझ में आती है बात,
100 न्यूटन ने फोर्स लगाया तो इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। और ज़्यादा मैं इसको तेज़ लगाऊँ तो जल्दी स्पीड नहीं बढ़ जाएगी किसी चीज़ की। मान लो एक गाड़ी है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, रुकी हुई थी, उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बंदे ने उसको धक्का दिया तो धीरे 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 उस पर थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत दूर तक उसको लेके जाएगा तब उसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो 10 बंदे हुए लगे तो वो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और उसको 2-3 सेकंड में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर देंगे, है ना। यानी ज़्यादा फोर्स लगा तो ज़्यादा तेज़ी से मोमेंटम बढ़ा, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा तेज़ी से घटेगा, डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। सेम डायरेक्शन में लगा तो बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो घटेगा। समझे इस बात को, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। नाउ अब इसका कुछ क्या है, हम डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें नहीं है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था। P एक वेक्टर क्वांटिटी है m इंटू वी, ठीक है, ये होता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स क्या आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp अपॉन dt के, ठीक है, dp अपॉन dt के। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब एक बात ध्यान से सुनो, यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब मोमेंटम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ। F इजिकल्स, नीचे लिखता हूँ, F इजिकल्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी एम वी अपॉन डी टी। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मास है, मैंने क्या बोला था, इन क्लासिकल मैकेनिक्स मास नॉट चेंज विद द वेलोसिटी। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में बात करेंगे वो अलग बात है, ठीक है, बट अभी नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा। अब मास तो चेंज नहीं होगा, देखो डी का मतलब है चेंज, ठीक है, डिफरेंशियल मीनिंग क्या होगा, चेंज। मास में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसको हम बाहर लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख दूंगा ये, समझे। तो यार अब इसके बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m, dv अपॉन dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, सबको पता है हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिख दिया मैंने एक्सेलरेशन। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो मैं यहाँ कांस्टेंट लिख सकता हूँ, कांस्टेंट क्या लिख दूंगा मैं, इजिकल्स टू ये हो जाएगा KMA। अब इस K की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ से F इजिकल्स टू हो जाएगा MA, क्योंकि K की वैल्यू क्या मानी मैंने 1, ठीक है। तो कुछ लोग ना न्यूटन का सेकंड नियम इसको बोलते हैं, अरे भाई ये डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन आया वहाँ से कि F इजिकल्स टू MA, ठीक, ये कोई नियम नहीं है, ये न्यूटन का सेकंड नियम, सेकंड लॉ नहीं है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, और जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई ओरली वो है, वो आपको लिखनी है, ठीक है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी सपोज करो ये कोई वॉल है, ठीक है, आपने इसको धक्का दिया, कोई भी चीज़ है, पुश किया, फोर्स लगा, तो ये वॉल भी आपके ऊपर दोबारा से फोर्स लगाने वाली है। इसके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। देखो अगर मैं इस बोर्ड को कर रहा हूँ तो ये मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ये भी मेरे को धक्का दे रहा है। आप किसी भी चीज़ को करके देखिए, आप क्या कीजिए, एक बॉल को नीचे स्ट्राइक कीजिए, नीचे स्ट्राइक कीजिए तो वो जब स्ट्राइक करेगा तो धरती पर उस पर वो लगाएगी तो वो ऊपर उछल के आएगी, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ एक्शन हुआ इस पर, फोर्स पहले ये लगा तो इसको बोल दूंगा मैं एक्शन, जो पहले हुआ, और रिएक्शन हुआ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसने इस पर लगाया था, तो रिएक्शन होगा इस पर, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन ना दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, बट दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ठीक है। मैं बॉल ग्राउंड पर स्ट्राइक हुई तो बॉल ने धरती पर जो फोर्स लगाया वो एक्शन है, धरती ने उस पर बॉल पे जो लगाया वो आप लोगों का रिएक्शन है। तो दिस इज़ द एक्शन एंड रिएक्शन को एक ही बॉडी पर नहीं लगते हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का न्यूटन का थर्ड नियम। सो ये हो गया आप लोगों के न्यूटन के तीनों नियम। बाकी इसके अब कंटिन्यू करेंगे हम आगे, इसमें चीज़ें क्या है, इम्पल्स और भी चीज़ें जो भी इस चैप्टर में, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।